अपनी बेटियों के साथ रह रही अमिता जी ने सभी को अच्छी परवरिश के साथ साथ संस्कार भी दिए। दोनों बड़ी बेटियों की शादी कर दी और छोटी बेटी की इच्छा थी डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करे। उसको पढ़ाने के लिए जी जान लगा दी। अब कोमल अपनी जॉब के साथ साथ लोगों की सेवा फ्री में भी करती। आज भी वह अपनी जॉब पर गई थी, लेकिन उसको देर हो गई थी। अमिता जी अपने घर के हॉल में इधर से उधर टहल रही थी। उनके दिल में बड़ी बेचैनी हो रही है। खिड़की पर बार बार आकर देखती हैं। बहुत तेज़ हवा चल रही है। ऐसे लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली हो। खिड़कियों के पर्दे और दरवाजे अच्छी तरह से बंद करके वह फ़ोन के पास आती है और देखती है कहीं उनकी बेटी ने उन्हें फ़ोन तो नहीं किया। लेकिन फ़ोन पर ना तो कोई मैसेज है और ना ही कोई फ़ोन आया है। वह वापस से दरवाजे की तरफ जाती है। चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखती है। कहीं भी उनकी बेटी कोमल नज़र नहीं आ रही हैं। बादलों के उमड़ने घुमड़ने के साथ ही अमिता जी के मन में अलग अजीब अजीब ख्याल भी उमड़ घुमड़ रहे हैं। पता नहीं मेरी बेटी इस हाल में कहाँ होगी। आज आने दो, अच्छे से डांट लगाऊंगी, तब इसको समझ आएगा। कितनी बार समझाया है अपना काम करने के बाद समय से घर आ जाया करे, लेकिन नहीं, काम हो जाने के बाद भी काम करती रहती है। इतना लेट हो गई है। वह फ़ोन मिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन फ़ोन की घंटी भी नहीं जा रही है। अब उनके दिल की बेचैनी और बढ़ती जा रही है। वापस से अंदर जाकर टीवी खोलकर समाचार लगा लेती हैं और देखने की कोशिश करती हैं कि इधर का मौसम कैसा है, कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। तो पता चलता है दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। बेटी के आने का इंतज़ार कर रही हैं। दूसरी तरफ वह रसोई में चाय बनाने के लिए चली गईं कि जब उनकी बेटी आएगी उसे जल्दी से अदरक वाली चाय पिला दूंगी, कहीं अपनी तबीयत खराब ना कर ले। कहने को तो डॉक्टर है, लेकिन घर में आकर एक बच्ची बन जाती है और मुझे उसे एक बच्ची की तरह संभालना पड़ता है। रसोई में चाय बनाती हुई अमिता जी की नज़रें दरवाजे की तरफ ही टिकी हुई हैं। किसी भी चीज़ की आहट आती है तो वह फटाक से दरवाजे की तरफ आती हैं कि कहीं उनकी बेटी कोमल तो नहीं आई है। चाय बनकर तैयार है, तब तक डोर बेल बजने की आवाज़ आती है। बाहर आकर देखती हैं तो उनकी बेटी कोमल खड़ी है। हल्की फुल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कोमल के सारे कपड़े भीग गए हैं। छाता भी लेकर नहीं गई थी, क्योंकि जब सुबह वह घर से हॉस्पिटल के लिए निकली थी उस समय तो बहुत तेज़ धूप खिली हुई थी। बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन लौटते समय इतनी तेज़ बारिश होने लगी, कोमल घर के अंदर प्रवेश करते ही तेज छींके मारने लगी। कोमल को देखते ही अमिता जी गुस्सा करते हुए बोली, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कोमल, अपने हॉस्पिटल का काम हो जाने के बाद समय से घर आ जाया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें गरीब लोगों की सेवा करने की पड़ी है। अरे अगर किसी दिन गरीबों की सेवा नहीं करोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, और अकेली तुम नहीं हो दुनिया में जो यह सब करोगी। बहुत लोग हैं, वह भी कर लेंगे यह काम, और तुम्हें पता है तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगी। जैसे जैसे बादल गरज रहे थे मेरा दिल बैठा जा रहा था। अब जल्दी से जाओ, अपने कपड़े बदल लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। अपनी माँ के गुस्से को देखते हुए कोमल चुपचाप से अपने कमरे में गई, जल्दी से कपड़े बदल कर आई और छींक मारते हुए सोफे पर बैठ गईं। अमिता जी अदरक वाली चाय लाते हुए कहती हैं, यह लो अदरक वाली चाय पियो। अब खबरदार, अगर आज के बाद तुम अपने हॉस्पिटल के काम के अलावा कहीं कुछ करने गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है माँ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। अब नहीं जाऊंगी। हाँ हाँ, हर बार यही कहती हो और चली जाती हो।
मेरी बात को तुम समझती ही नहीं हो। माँ, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप इतना गुस्सा हो रही हो? अब मौसम का मुझे नहीं पता था कि इतना बिगड़ जाएगा, और यह काम करने में तो हर गुरुवार को जाती हूँ, तो आज भी गई थी। अब मुझे क्या पता था कि बारिश होने लगेगी। अच्छा ठीक है माँ, अब इतना भी गुस्सा मत किया करो। या तो पूछो कि इतनी देर मुझे क्यों हो गई। हाँ हाँ, वही तुम्हारे परोपकार की वजह से देर हो गई होगी, और क्या है, हमेशा एक ही तो बहाना रहता है। नहीं माँ, मैं आज आपको जो बताऊंगी उसे सुनकर आप दंग रह जाओगी। आज जब मैं अस्पताल से अपना काम पूरा करने के बाद घर के लिए आ रही थी, तो हॉस्पिटल से थोड़ी दूर पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी। मुझे लगा रोड के पास किसी का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए सभी लोगों ने भीड़ लगा रखी है। मैं एक डॉक्टर थी, इसलिए भागी भागी उधर गई कि शायद किसी को मेरी ज़रूरत है। जल्दी से उसे अपने पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट करा दूंगी। नज़दीक जाकर देखा तो एक बूढ़ी अम्मा जी बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे लेटी हुई हैं। चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पता नहीं यह अम्मा कौन है। उन्हीं में से एक आदमी कहता है, हाँ, मैंने कल भी इनको इधर हॉस्पिटल के आसपास टहलते हुए देखा था। कुछ लोगों से खाने पीने का सामान भी मांग रही थी, और पता नहीं कैसे वह अचानक से बेहोश हो गई। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। एक और आदमी उनमें से बोला और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। कोमल बूढ़ी अम्मा के पास गई और उसके ऊपर पानी के छींटे मारने लगी। पानी के छींटे मारने के बाद भी वह बूढ़ी अम्मा होश में नहीं आई। फिर कोमल आसपास खड़े हुए लोगों से कहती हैं कि पास में ही हॉस्पिटल है, उधर से एक स्ट्रेचर लेकर आओ। उस पर अम्मा जी को अस्पताल लेकर चलेंगे और इनको देखेंगे क्या हुआ है। कोमल को डॉक्टर के कपड़े में देख करके सभी लोग कहने लगे, हाँ हाँ डॉक्टर साहिबा, जल्दी से इनको हॉस्पिटल लेकर चलो। पता नहीं इन बूढ़ी अम्मा को क्या हो गया है। 2 दिन से तो इधर ही घूम रही हैं, आज अचानक से पता नहीं क्यों बेहोश होकर गिर पड़ी। कोमल उनको फटाफट से हॉस्पिटल के अंदर ले गई और उनका इलाज शुरू किया। ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई, तब जाकर अम्मा को थोड़ा सा होश आया। होश आने पर अम्मा कहती हैं, बेटा तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई हूँ? कोमल बड़े ही प्यार से बूढ़ी अम्मा से कहती हैं, अरे अम्मा जी, आपको क्या हुआ था? सड़क पर क्यों गिर पड़ी थी? अपनी आंखों में आंसुओं को पोंछती हुई अम्मा जी कहती हैं, क्या बताऊं बेटा, किस्मत की मारी हूँ। अगर कुछ खाने को हो तो दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। क्या अम्मा, आपने 4 दिन से कुछ नहीं खाया? ऐसे कैसे संभव है? कोमल अम्मा जी का चेहरा देखती रह गई। फटाफट से पास की ही दुकान से जूस और फल मंगाती हैं और अम्मा जी को खिलाती है। अम्मा जी, अभी आप कहीं भी जाने की हालत में नहीं हैं। 2 दिन तक अस्पताल में एडमिट रहिए। आपके शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है। जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती हैं, तब तक आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आप मुझे अपने घर का पता दीजिए और अपने बच्चों का फ़ोन नंबर दे दीजिए। मैं उन्हें फ़ोन करके बता दूंगी, जिससे आपके पास कोई तो आ जाएगा। अपने घर वालों और बच्चों की बात सुनते ही अम्मा जी के चेहरे पर एक सिकन सी आ गई। उनका चेहरा मुरझा गया। दबी आवाज़ में कहती हैं, आज बच्चों की वजह से ही मैं इस हालत में पहुंची हूँ। 4 दिन से भूखी हूँ। कोमल अम्मा जी की बात को ठीक से नहीं सुन पाती हैं और कहती हैं, क्या कहा अम्मा जी? मैंने सुना नहीं आपको। अपने बेटे का फ़ोन नंबर याद होगा तो मुझे बता दो। नहीं बेटा, मुझे किसी का भी फ़ोन नंबर याद नहीं है। बुढ़ापे पर तो कल की बात याद नहीं रहती। इतना बड़ा नंबर याद करना मेरे बस का नहीं है। कोमल खिड़की से बाहर की तरफ देखती है तो अंधेरा होने को है और बहुत तेज़ हवा चल रही है।
चारों तरफ से बादल घिराए हैं। ऐसा लग रहा है कि आज बहुत तेज आंधी तूफान आने वाला है। अम्मा जी को अस्पताल में यह कहकर फटाफट से घर के लिए निकल पड़ती हैं कि अम्मा वह कल फिर आएंगी, तब तक आप इधर आराम से रहिए, और भी लोग हैं आपकी देखभाल करने के लिए। इतना कहकर कोमल ऑटो लेकर घर के लिए निकल पड़ती है। ऑटो कोमल के घर से थोड़ी दूरी पर रुकता है। आगे की गली बहुत सकरी है, जहाँ पर ऑटो नहीं जा सकता। उधर से कोमल को पैदल आना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके कपड़े गीले हो गए और सर्दी जुकाम हो गया। बस माँ, इसीलिए आज मैं इतना लेट हो गई थी। सोफे पर बैठी हुई कोमल अपनी माँ को अपनी कहानी सुनाती हुई कहती है। चिंतित होते हुए अमिता जी कहती हैं, बहुत अच्छा किया बेटा, तुमने जो उन बूढ़ी अम्मा को अस्पताल में एडमिट करवा दिया। मुझे तो भरोसा ही नहीं होता, आज के समय पर भी ऐसे लोग हैं जो अपने बूढ़े माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उन्हें भूखा रखते हैं, 4-4 दिन खाने के लिए भी नहीं देते। मुझे बूढ़ी अम्मा की बड़ी चिंता हो रही है, वह बिना खाए 4 दिन तक कैसे रही होंगी। बेटा, तुम कल बूढ़ी अम्मा के घर का पता पूछकर उन्हें वापस से उनके बच्चों के पास भेज देना। ऐसे अकेले घूमती घूमती कहीं गुम ना जाएं। बुढ़ापे पर याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है माँ, मैं ज़रूर उनको उनके घर तक भेज दूंगी, आप चिंता ना करो। ओहो माँ, आपके सवालों के जवाब देने के चक्कर में मेरी चाय पूरी ठंडी हो गई है। दोबारा से इसको गर्म कर दो। मेरे गले में दर्द होने लगा है, और मेरे गले का दर्द आपकी अदरक वाली चाय से ही जाता है। आपको तो अच्छी तरह से पता है। हाँ हाँ, अभी जाती हूँ, तुम्हारी चाय गर्म करके लाती हूँ। चाय के साथ कहो तो काढ़ा भी बना देती हूँ। नहीं माँ, काढ़ा नहीं पीऊँगी, वह काढ़ा नहीं जहर है। उससे अच्छा तो मैं अपनी दवाई खा लूँगी। अमिता जी रसोई में चाय गर्म करने के लिए चली जाती हैं। तभी उनकी दोनों बड़ी बेटियों का फ़ोन आता है और चिंतित होकर पूछती हैं, माँ कोमल आ गई? हाँ बेटा, आ गई, उसी के लिए चाय गर्म कर रही हूँ। अच्छा हुआ माँ आ गई, वरना 2 घंटे से कितना परेशान थी। इन 2 घंटों में आपने हम दोनों बहनों को 6 बार फ़ोन कर लिया था कि अभी तक कोमल नहीं आई, कोमल नहीं आई। अच्छा, कोमल से बात कराओ। अमिता जी फ़ोन लेकर कोमल को दे देती हैं। कोमल, हाँ बोलो दीदी, क्या हुआ? कोमल, समय से घर आया करो, तुम्हें पता है कि माँ को तुम्हारी कितनी चिंता होती है। हाँ दीदी, मुझे पता है, कुछ ज़रूरी काम आ गया था, इसीलिए देर हो गई। और आपको तो पता ही है कि एक डॉक्टर के लिए कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, और वह अपने फर्ज से कभी भी पीछे नहीं हो सकती। दीदी, आप लोग चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और माँ का भी ख्याल रख लूँगी। तभी अमिता जी चाय लेकर आ गई। ठीक है दीदी, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। एक बार चाय ठंडी हो गई है, अब दोबारा से ठंडी नहीं करना चाहती। दरअसल अमिता जी की 3 बेटियां हैं। उनके पति बैंक में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। अमिता जी के ससुराल में भरा पूरा परिवार था। 3-4 देवरानी जेठानी थी। सास ससुर सभी से भरा हुआ ससुराल था। अपने ससुराल में अमिता जी तीसरे नंबर पर थी। उनसे बड़ी 2 जेठानी थी और 1 देवरानी। सभी एक साथ रहते थे। एक रसोई में खाना बनता था। अमिता जी की जब बड़ी बेटी पैदा हुई थी तो उनकी सास ने बहुत खरी खोटी सुनाई थी। यहाँ तक कि उनकी जेठानी ने भी उन्हें सुनाने से नहीं छोड़ा था, क्योंकि दोनों बड़ी जेठानियों के 2-2 बेटे थे, किसी के भी बेटी नहीं थी। देवर की भी अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। देवरानी को आए 2 महीने हुए थे। हमने बेटे जने हैं, तुमने बेटी को पैदा किया है। बेटे कुल के दीपक होते हैं, बेटियां तो पराई होती हैं। तरह तरह के ताने अमिता जी को सुनने पड़ते थे। जब अमिता जी को दूसरी बेटी पैदा हुई तब तो सास इतनी गुस्सा हुई थी कि
उसने अमिता जी से बात करना बंद कर दिया था। बेटियां होने की वजह से ससुराल में कोई भी अमिता जी से ना तो ढंग से बात करता था और ना ही उनके साथ अच्छा व्यवहार करता था। हर कोई बेटियों को लेकर ताना सुनाता रहता था। अमिता जी की सास एक दिन उनसे कहती है, अगर तीसरी बार भी तुमने बेटा पैदा नहीं किया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी, तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। अगर बेटी पैदा हुई तो इस घर में तुम्हें रहने का कोई हक नहीं है। बेटा पैदा करोगी तभी इस घर में रहोगी। बेटा कुल का दीपक होता है, बुढ़ापे पर सेवा करता है। बेटियां पराए घर चली जाती हैं। अम्मा जी, अब यह मेरे हाथ का नहीं है, या तो सब ऊपर वाले की कृपा है। वही बेटा बेटी देता है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता। अगर तीसरी बार भी तुम्हारी बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखूँगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, तीसरी बार भी अमिता जी को बेटी ही पैदा हुई। जैसे ही बेटी पैदा हुई, अमिता जी की सास ने घर में हंगामा कर दिया। उनकी तीनों बेटियों के साथ अपनी बहू अमिता को घर से बाहर निकाल दिया, उनका सामान घर से बाहर फेंक दिया। मैं इस घर में नहीं रख सकती हूँ। जब तुम मेरे घर के कुल दीपक को पैदा नहीं कर सकती हो तो तुम्हें इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपने बेटे का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गई। मैं अपने बेटे का दूसरा ब्याह करा दूंगी। लेकिन अमिता जी के पति अपनी माँ के ऐसे रवैयों को देखकर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करते हैं। माँ, यह क्या कर रही हो? अमिता आपकी बहू है, इस तरह से घर से निकाल दोगी तो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी? अगर आपने उसको घर से निकाला तो मैं भी उसके साथ घर से बाहर चला जाऊंगा। आखिर मेरी भी तो उसके प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है। मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। आखिरकार वह नन्ही नन्ही सी बच्चियां मेरी ही हैं, कहाँ जाएंगी? इतना कहकर राजेश घर के अंदर से अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर पत्नी के पास आ गए। माँ जी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुके। पास के ही शहर में एक छोटा सा कमरा किराए से लेकर अमिता जी उनके पति और तीनों बच्चियों को लेकर रहने लगे। जब उन्हें अपने परिवार की बहुत ज़रूरत थी, उनके ससुराल वालों ने उनका साथ छोड़ दिया। अमिता जी बहुत हताश हुई, लेकिन अभी भी किस्मत को कुछ और ही परीक्षाएं लेनी थी। एक दिन राजेश जी को हार्ट अटैक आया और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अमिता जी के ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। एक तो उनकी सास ने और ससुराल वालों ने साथ छोड़ दिया और साल भर में ही पति भी छोड़कर चले गए। अब इतनी छोटी छोटी दूधमुही बच्चियों के साथ कहाँ जाऊंगी, अकेले कैसे रहूंगी? अपने पति के गम में बहुत दिनों तक वह रोती रही, लेकिन जब अपनी छोटी छोटी बच्चियों को देखती तो उन्होंने हिम्मत जुटाकर वापस से अपने ससुराल आई और अपनी सास से विनती की, मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं अकेली इस दुनिया में कहाँ जाऊंगी। आप लोगों के साथ रहूंगी तो किसी तरह से जी लूंगी। मेरी बच्चियां भी बड़ी हो जाएंगी। आप लोगों के साथ से मैं भी लड़ सकती हूँ, लेकिन सास ने बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। एक तो तूने तीन तीन बेटियां जनी हैं, ऊपर से मेरे बेटे को भी खा गई। तुझे इस घर की दहलीज भी पार न करने दूँ। निकल जा मेरे घर से, तुझे इस घर में रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। बेचारी अमिता जी की आंखें आंसुओं से भर गई। उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आंखों के सामने अंधेरा छा गया कि अब वह करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। वापस से अपने उसी कमरे में आ गई जहाँ वह पहले रहती थी। सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, किसी ने भी साथ नहीं दिया। अपनी बच्चियों के लिए कुछ दिनों में वह जीने की हिम्मत जुटाती थी। अपने बच्चों के लिए तो जीना ही है। आसपास के घरों में काम तलाशने के लिए जाती हैं, चाहे किसी के घर में झाड़ू लगा लेंगी, पोछा कर लेंगी, बर्तन धुल लेंगी, लेकिन अपनी बच्चियों को भूखे नहीं रखेंगी। घर वालों ने ज़मीन जायदाद का
1 इंच भी देने से मना कर दिया कि तुम्हारे तो बेटियां हैं, मैं अपने घर की ज़मीन तुम्हें क्यों दूं। अमिता जी दूसरों के घरों में काम करके अपनी बेटियों का पालन पोषण करने लगी। जब तक खाने पीने की बात थी तब तक तो दूसरों के घरों में काम करके गुजारा हो जाता था, लेकिन अब तीनों बेटियां बड़ी हो गई थी। खाने पीने के साथ उनकी पढ़ाई का भी खर्चा बढ़ गया था, क्योंकि अमिता जी की इच्छा थी कि वह अपनी तीनों बेटियों को अच्छे से पढ़ाई लिखाएं और कुछ बनाकर दिखाएंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़ी। अपनी बेटियों को वह बेटों से कम नहीं समझती थी। और सच में अमिता जी की बेटियां पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। इसके लिए अमिता जी ने सिलाई सीखी। सिलाई सीखने के बाद वह आसपास के सभी घरों में जाकर लोगों को बताती थी कि अगर किसी को कुछ सिलवाना हो तो वह सिलाई करती हैं। पहले 80 में सिलाई करती थी, धीरे धीरे लोगों को उनकी सिलाई पसंद आने लगी तो सभी लोग उनके इधर सिलाई का काम कराने आने लगे। फिर उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुकान डाल ली। अमिता जी की सिलाई इतनी अच्छी थी कि अब उनका शहर में नाम हो गया। सभी लोग उन्हीं के इधर आने लगे। अब अमिता जी की घर गृहस्थी चल पड़ी। उनके पास इतने पैसे होने लगे थे जिससे वह अपनी तीनों बेटियों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकती थी। अपनी बेटियों को पढ़ाने के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने खूब मेहनत की। उनकी 2 बड़ी बेटियों की सरकारी नौकरी लग गई। एक बेटी सरकारी टीचर बन गई और दूसरी बेटी की रेलवे में नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद कुछ पैसे इकट्ठे हुए तो अमिता जी ने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी। बड़ी बेटियों की मदद से उन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी कोमल को खूब पढ़ाया। उसकी डॉक्टर बनने की इच्छा थी तो आज कोमल डॉक्टर बन गई। माँ, ओ माँ! तभी कोमल की आवाज़ सुनाई देती है। कोमल झकझोरते हुए माँ को उठाते हुए कहती है, माँ, आज आप अभी तक नहीं उठी, जल्दी उठो, मुझे हॉस्पिटल जाने में देरी हो रही है, मेरा टिफ़िन भी पैक कर दो। अमिता जी हड़बड़ाते हुए उठती हैं, देखती हैं सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं पुराने ख्यालों में इतना खो गई कि समय का पता ही नहीं चला। फटाफट से अमिता जी अपनी बेटी के लिए टिफ़िन तैयार करती हैं। कोमल अपने अस्पताल के लिए निकल गई। शाम को जब कोमल अस्पताल से वापस आई तो अमिता जी उतावली होकर पूछती हैं, अरे बेटा, जो अम्मा जी को कल तुमने हॉस्पिटल में एडमिट किया था उनका क्या हुआ? उनके बेटा बहू उन्हें लेने के लिए आए? कोई आया? उनके घर परिवार का कुछ पता चला? वह कहाँ से आई हैं? उनका क्या नाम है? अरे माँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? आप तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम उनको जानती हो। माँ, उनके घर परिवार से उन्हें कोई भी लेने नहीं आया, लेकिन हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर बताया कि वह पास के ही गांव सुंदरपुर की रहने वाली हैं और उनका नाम मंदाकिनी है। उनके बहू बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया। 4 दिन से इधर से उधर भटक रही हैं, कुछ खाने को भी नहीं मिला, उसी वजह से बेहोश हो गई थी। मंदाकिनी नाम सुनकर अमिता जी चौंक जाती हैं। क्या बेटा, उनका नाम मंदाकिनी है और उनके घर से कोई उन्हें लेने नहीं आया? ऐसे कैसे संभव है? माँ, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे उनको जानती हो, उनके घर में बहु लोग हों। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। बेटा, मैं मंदाकिनी जी से मिलना चाहती हूँ। क्यों माँ, आप उनसे क्यों मिलना चाहती हो? अभी तक तो आपने कभी किसी से मिलने के लिए नहीं कहा। हॉस्पिटल में इतने लोग आते हैं, इतने लोग इलाज करवा कर जाते हैं, आपने किसी से मिलने के लिए इच्छा नहीं जताई, फिर आप इनसे क्यों मिलना चाहती हैं? शायद अमिता जी के मन में कुछ न कुछ चल रहा है, इसीलिए वह मंदाकिनी जी से मिलना चाहती हैं। बेटा, मैं तुम्हें कल बताऊंगी, तुम बस मुझे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर चलना। माँ, कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि कभी कहती हो कि तुम यह परोपकार के काम मत किया करो और कभी कहती हो कि तुम भी मेरे साथ परोपकार का काम करने चलोगी। चलो, अच्छा है,
सो जाओ, बहुत रात हो गई है। कल जब मैं हॉस्पिटल चलूँगी तो मेरे साथ चलना और मिल लेना उन बूढ़ी अम्मा से। रात भर अमिता जी को नींद नहीं आती है। क्या मैं जो सोच रही हूँ वह सच है? क्या यह मंदाकिनी जी वही हैं जिसकी मेरे दिलो दिमाग में हलचल चल रही है? नहीं नहीं, यह वो मंदाकिनी नहीं हो सकती हैं। उनका तो इतना भरा पूरा परिवार था, फिर वह इस बुढ़ापे पर अकेले कैसे हो सकती हैं और उनकी ऐसी दुर्दशा कैसे हो सकती है? पूरी रात अमिता जी के मन में उधेड़ बुन चलती रही। सुबह वह समय से पहले उठकर तैयार हो जाती हैं। कोमल देखती है तो कहती है, अरे माँ, आज तो आप मुझसे पहले तैयार हो गई हो। ऐसे लग रहा है मुझसे ज़्यादा जल्दी तो आपको है। पता नहीं आपको अम्मा से मिलने की इतनी जल्दी क्यों है? अस्पताल में कोमल अपनी माँ को उस कमरे में लेकर जाती है जहाँ पर मंदाकिनी जी लेटी हुई हैं। मंदाकिनी जी ने अपने ऊपर चादर डाला है। कोमल आवाज़ देती है, अम्मा, ओ अम्मा, देखो मैं आपसे अपनी माँ को मिलाने के लिए लाई हूँ। अपनी चादर को नीचे की तरफ खींचते हुए कोमल के हाथ का सहारा लेकर मंदाकिनी जी दीवार से टिककर बैठ जाती हैं। जैसे ही अमिता जी की नज़र मंदाकिनी जी की नज़र अमिता जी से मिलती है, दोनों एक दूसरे को एकटक देखती रह जाती हैं। अमिता जी को तो ऐसे लग रहा था जैसे काटो तो खून नहीं, उनको 440 वोल्ट का झटका लगा। कुछ ऐसा ही हाल मंदाकिनी जी का भी है। चेहरे का रंग उड़ गया, पूरा चेहरा पीला पड़ गया। कोमल की तरफ देखते हुए मंदाकिनी जी कहती हैं, डॉक्टर, यह तुम्हारी माँ है? हाँ, यह मेरी माँ है, अमिता जी ने कहा। माँ जी, आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? आप इधर कैसे आईं? चौंकते हुए कोमल पूछती है, माँ, आप इनको जानती हो? हाँ बेटा, मैं इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। इनको मैं कभी नहीं भूल सकती। अपनी बहू की बेरुखी देखकर मंदाकिनी जी समझ जाती हैं कि बहू उनसे बहुत नाराज़ है, और नाराज़ हो भी क्यों ना, उन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया था। अमिता जी अपनी सास को ताना मारती हुई कहती है, माँ जी, क्या हुआ? आपके कुलदीपक का कहाँ गए? आपके कुलदीपक, आप तो बहुत कहा करती थी बेटे घर के कुलदीपक होते हैं, वह बुढ़ापे पर हमारा ख्याल रखेंगे, बेटियां पराई होती हैं। आपके कुलदीपक ऐसा ख्याल रखते हैं? जिन कुलदीपकों के लिए आपने मुझे घर से निकाल दिया था, आज उन्हीं ने आपको घर से निकाल दिया। अपनी बहू के शब्द सुनकर मंदाकिनी जी शर्मिंदा हो गई। बहू, मैं तो वैसे ही शर्म से पानी पानी हो रही हूँ, तुमसे नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। अब तुम मुझसे जो भी कहना चाहो कह सकती हो। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगने लायक भी नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो किया है वह बहुत गलत किया था। मैं तो आज तुमसे नजरें भी नहीं मिला पा रही हूँ। मुझे मर जाने दो, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर मंदाकिनी जी फूट फूट कर रोने लगती हैं। अपनी माँ और अम्मा की बातों को सुनकर कोमल को इतना तो समझ आ जाता है कि यह बूढ़ी अम्मा कोई और नहीं बल्कि उसकी दादी है। मंदाकिनी जी अपने बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती हैं। जाते जाते कहती हैं, बहू, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ जो किया था वह बहुत ही गलत किया था। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मुझे आज उसी की सज़ा मिल रही है। जिन बेटों को मैंने बेटियों से बढ़कर माना, उन्हीं बेटों ने मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, और जिन बेटियों का पैदा होना भी मैं बुरा मानती थी, आज उन्हीं बेटियों के राज में तुम इतने शान से रह रही हो। सच में बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। मुझे दर दर की ठोकरें ही खानी चाहिए, तभी मेरा प्रायश्चित पूरा होगा। लेकिन अमिता जी अपनी सास का हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, नहीं माँ जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। आपके बेटों ने घर से निकाला है, लेकिन आपकी बेटी आज भी आपके साथ है।
आपके लिए मेरे घर के और दिल के दरवाजे हमेशा ही खुले हुए हैं। कहीं ना कहीं आज इस मुकाम तक पहुंचने में आपका ही हाथ है। अगर आप मुझे अपने घर में रहने के लिए शरण दे देती तो आज मैं अपनी बेटियों को इस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाती। दर दर की ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं है, चलिए घर चलिए। कोमल भी अपनी दादी का हाथ पकड़कर कहती है, दादी मुझे तो बचपन से ही अपनी दादी दादा किसी का भी प्यार नहीं मिला। माँ के साथ ही बड़ी हुई हूँ। इतने सालों बाद मुझे दादी मिली है तो ऐसे नहीं जाने दूंगी। घर चलो। कोमल और अमिता जी मंदाकिनी जी को बड़े ही प्यार से अपने घर लेकर आ जाती हैं और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। अब मंदाकिनी जी को बहुत अफसोस होता है। जिन पोतों और बेटे के लिए पोती और बहू को दुत्कार दिया, वही पोतियां आज नाम कमा रही हैं और बहू ने इतनी मेहनत करके बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया और अच्छे संस्कार दिए, जबकि पोते और बेटे ने उन्हें घर से निकाल कर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। यहाँ तक कि उन्हें 4 दिन तक भूखा भी रहना पड़ा। अब अमिता जी और कोमल उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं, उनको शिकायत का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। तो दोस्तों, अमिता जी ने अपनी सास के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।